सरकार के नए श्रम कानूनों ने कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ तो सरकार का कहना है कि ये कानून कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञों का अलर्ट है कि इन कानूनों से हर महीने आपकी जेब में आने वाली रकम कम हो सकती है। आइए समझते हैं कि आखिर नए श्रम कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं और इसका असर आपकी सैलरी पर कैसे पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 4 नए श्रम कानून लागू किए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वेतन कानून और सामाजिक सुरक्षा कानून। ये कानून ने दशकों पुराने, यहां तक कि ब्रिटिश काल के कानूनों को निरस्त कर दिया है। इन नए कानूनों का मकसद सैलरी की संरचना को स्पष्ट और समान बनाना है, ताकि कंपनियां बेसिक सैलरी को कम दिखाकर ईपीएफ, ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा कटौती न कर सके। लेकिन इस बदलाव का एक बड़ा पहलू यह है कि इससे आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। अभी तक मजदूरी की परिभाषा सीमित थी और ईपीएफ की गणना सिर्फ बेसिक सैलरी के 12% के आधार पर होती थी। लेकिन नए कानून में मजदूरी की परिभाषा बदल गई है। अब मजदूरी में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होगा। साथ ही नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी के कुल सैलरी का कम से कम 50% भत्तों से आता हो। इस बदलाव का मतलब है कि ईपीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना अब बड़ी राशि पर होगी, जिससे ये सभी सुविधाएं बढ़ेंगी। समस्या ये है कि अगर कंपनियां अपनी लागत कम करने के लिए भत्तों में कटौती करती हैं, तो आपकी टेक होम सैलरी प्रभावित होगी। मान लीजिए आपकी कुल सैलरी 50,000 रुपए है। पुराने नियमों में शायद आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए थी। अब नए नियमों के अनुसार कंपनी को यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम 50% सैलरी भत्तों से आए। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी बढ़ेगी और भत्तों में कटौती होगी। जिस भत्ते पर टैक्स नहीं लगता था, उसमें कटौती हो सकती है, जिससे आपके हाथ में आने वाली रकम कम हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इन नए कानूनों से आपकी ईपीएफ और ग्रेच्युटी में भारी बढ़ोतरी होगी। ईपीएफ की गणना अब ज्यादा बड़ी राशि पर होगी, इसलिए आपका पीएफ बैलेंस जो है वो तेजी से बढ़ेगा। ग्रेच्युटी की गणना भी अब मजदूरी के आधार पर होगी, जिसमें ज्यादातर भत्ते शामिल हैं, सिर्फ एक एचआरएफ और वाहन भत्ता को छोड़कर। इसका मतलब है कि आपकी ग्रेच्युटी काफी अधिक होगी। सामाजिक सुरक्षा लाभों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि नए कानून एक दीर्घकालीन सोच के साथ बनाए गए हैं। हाँ, अल्पकाल में आपकी टेक होम सैलरी प्रभावित हो सकती है, लेकिन लंबे समय में आपकी सेविंग और रिटायरमेंट सिक्योरिटी काफी बेहतर होगी। कंपनियों को अभी अपने वेतन संरचनाओं की समीक्षा करने की सलाह दी जा रही है। नए नियम विस्तार से आने बाकी हैं, लेकिन संगठनों को पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जो कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, भले ही तत्कालिक रूप से कुछ असुविधा हो। प्राइवेट सेक्टर में 30 साल तक काम करने के बाद आपकी पेंशन कितनी होगी? ये सवाल हर कर्मचारी के मन में होता है। कई लोग सोचते हैं कि प्राइवेट नौकरी में तो पेंशन मिलती ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि आप ईपीएफ से अगर जुड़े हैं तो आपको कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत जीवन भर पेंशन मिलेगी। आइए समझते हैं कि आखिर 30 साल की सर्विस के बाद आपको कितनी पेंशन मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हर महीने की सैलरी से एक हिस्सा स्वतः ही ईपीएफ खाते में जमा होता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन आपकी कंपनी भी करती है। इसमें से आपकी कंपनी की ओर से आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 8.33% ईपीएस में जाता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए रखी गई है। ये पैसा आपके भविष्य के लिए रिजर्व में जमा होता रहता है। लेकिन पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपको कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। अगर आप 10 साल से कम समय में नौकरी छोड़ते हैं तो आपको मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। बजाय इसके आपके ईपीएस में जमा पूरी राशि एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। पेंशन पाने की न्यूनतम आयु 58 साल है। अगर आप चाहें तो 50 साल की उम्र में कम पेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन वो राशि कम होगी। अब आता है असली सवाल, 30 साल की नौकरी के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? इसके लिए एक सरल सा फॉर्मूला है।
पेंशन की गणना इस तरह होती है, पिछले 60 महीनों की औसत सैलरी को कुल सर्विस वर्षों से गुणा करें, फिर उस नतीजे को 70 से बांट दें। यानी जितना ज्यादा आपकी सैलरी होगी और जितने ज्यादा साल आप काम करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको पेंशन मिलेगी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पेंशन एलिजिबल सैलरी 25,000 रुपए है और उसने 30 साल की सर्विस पूरी की है, तो उसकी पेंशन का कैलकुलेशन होगा 15,000 को गुणा करेंगे 30 से, उसको डिवाइड कर देंगे 70 से, जो बराबर होगा यानी कि 6,428 रुपए वो प्रति माह उसकी पेंशन रहेगी। यानी रिटायरमेंट के बाद उस कर्मचारी को हर महीने 6,428 रुपए पेंशन मिलेगी और ये आजीवन चलेगी। ध्यान रहे कि इस कैलकुलेशन में सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। मतलब अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है तो भी पेंशन की गणना में सिर्फ 15,000 रुपए ही माना जाता है। हालांकि सरकार इस सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ेगी। अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका परिवार फैमिली पेंशन पाने का हकदार है। ये पेंशन आपकी पत्नी, बच्चों या फिर बच्चों को जो है वो मिल सकती है। परिवार को ये लाभ पाने के लिए फॉर्म 10D या फिर कंपोजिट क्लेम फॉर्म अपने आखिरी एम्प्लॉयर के माध्यम से EPFO कार्यालय में जमा करना होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में 30 साल काम करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिलेगी जो आपके बुढ़ापे का आर्थिक सहारा बनेगी। और अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपका परिवार भी आर्थिक सुरक्षा पाएगा। ये वाकई एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। आधार कार्ड आजकल सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन गया है। देश की लगभग 90% आबादी के पास आधार कार्ड है, लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि नकली आधार कार्डों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका आधार असली है या नकली। और अच्छी खबर यह है कि आप सिर्फ 2 मिनट में यह पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा। यही वो जगह है जहां से आधार से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी मिलती है और यहीं से आप अपने आधार की असलियत भी पता लगा सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर आपको वेरीफाई आधार नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर जाकर क्लिक करें। अब आपको अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर दर्ज करना है, फिर कैप्चा कोड डालना है। यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान है दोस्तों। कैप्चा सही भरते ही सिस्टम आपके आधार नंबर को वेरीफाई करने लगता है। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ सेकंड्स लेती है। थोड़ी ही देर में आपको नतीजा सामने मिल जाता है। अगर आपका आधार असली है तो स्क्रीन पर आपका आधार नंबर के आगे जो है वो एग्जिस्ट लिखा आएगा। साथ ही आपको अपने आधार से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी भी दिखेगी, लेकिन ये जो जानकारी है सिर्फ ये प्रमाणित करने के लिए जो है दिखाई जाती है कि आधार रिकॉर्ड में मौजूद है। आपकी निजी या संवेदनशील जानकारी नहीं दिखाई जाती, जिससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर आपका आधार नकली है तो सिस्टम तुरंत इनवैलिड आधार जो है वो लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी आपके पास मौजूद कार्ड असली नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बिना देर किए अपने नजदीकी आधार केंद्र जाकर नया आधार बनवाना चाहिए, क्योंकि नकली आधार के साथ कई कानूनी परेशानियां आ सकती हैं। एक और तरीका भी है आधार को वेरीफाई करने का। आप UIDAI की आधिकारिक ऐप M आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप में QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन होता है। असली आधार कार्ड का QR तुरंत स्कैन करने से सारी जो जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाती है, लेकिन नकली आधार कार्ड का QR कोड स्कैन ही नहीं होता। ये एक बेहद आसान और विश्वसनीय तरीका है। तो कुल मिलाकर आधार की असलियत पता करना बेहद आसान है दोस्तों। ये काम 2 मिनट से भी कम समय में हो जाता है। अगर आपको कभी संदेह हो कि आपका आधार असली है या नहीं तो बस इन तरीकों का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर पता चले कि आधार नकली है तो तुरंत आधार केंद्र जाकर नया बनवा लें। यह आपकी और आपके परिवार की कानूनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होगा। बिहार के 22,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए आई है लंबे समय से प्रतीक्षित खबर। सरकार ने नई ट्रांसफर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक
सभी शिक्षकों को उनकी नई पोस्टिंग मिल जाएगी। ये खबर बिहार के शिक्षकों के लिए नए साल का एक बड़ा तोहफा साबित होने वाली है, क्योंकि कई शिक्षक महीनों से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। नई ट्रांसफर गाइडलाइन के अनुसार करीब 22,732 शिक्षकों को अलग अलग फेज में पोस्टिंग के आदेश जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया की शुरुआत 16 दिसंबर से ही हो जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। शिक्षकों को अपनी नई पोस्टिंग मिलने के बाद तय समय सीमा के भीतर ही अपने नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा। समय पर स्कूल ज्वाइन न करने पर कार्यवाही की जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षकों को ट्रांसफर के दौरान अपनी पसंद का विकल्प भी दिया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को 5 प्रखंडों का विकल्प देना होगा। मतलब शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार 5 अलग अलग प्रखंडों को चुन सकते हैं जहां वो ट्रांसफर होना चाहते हैं। इसके बाद सरकार के पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा जो शिक्षकों के विकल्पों के आधार पर और प्रत्येक प्रखंड में उपलब्ध वैकेंसी के आधार पर सभी शिक्षकों के प्रखंडवार, कक्षावार और विषयवार पोस्टिंग का फैसला करेगा। शिक्षकों की पोस्टिंग में भी सरकार की ओर से कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। हर प्रखंड में शिक्षकों की वैकेंसी के मुताबिक पोस्टिंग की जाएगी। विभिन्न कोटा के शिक्षकों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार नई पोस्टिंग दी जाएगी। यानी अगर किसी शिक्षक के पास कोई विशेष कोटा है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इस निर्णय को लेकर शिक्षक संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे उनके महीनों का इंतजार खत्म हो जाएगा। कई शिक्षक लंबे समय से अपने घर के पास किसी स्कूल में ट्रांसफर होने के लिए आवेदन कर रहे थे। इस नई गाइडलाइन से उन्हें अपनी पसंद के प्रखंड में जाने का मौका मिलेगा। ये एक पारदर्शी और न्याय संगत तरीका है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोजित होगा, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर बिहार के 22,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए ये समाचार वाकई बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाली इस ट्रांसफर प्रक्रिया से लाखों शिक्षकों का जीवन आसान होने वाला है और नए साल के आते आते सभी शिक्षकों को उनकी नई पोस्टिंग मिल जाएगी।